नमस्कार, मुहामुही में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हर हफ्ते हम ऐसी किसी कद्दावर हस्ती से मुहामुही बात करते हैं जो हमारे देश और राज्य के लोगों की जिंदगी पर किसी न किसी रूप में असर डाल रहे होते हैं। आज हमारे साथ हैं भारतीय भाषाओं के सबसे बड़े समालोचक डॉक्टर नामवर सिंह, या यूं कहें हिंदी भाषा के प्रधानमंत्री। नामवर जी, मुहामुही में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। लेकिन आपसे बातचीत का सिलसिला हम शुरू करें इससे पहले देख लेते हैं कि आज की बातचीत में हमारे सामने मुख्य मुद्दे और सवाल क्या क्या है। नामवर सिंह इस वक्त हिंदी साहित्य के सुपरस्टार हैं। सुपरस्टार इसलिए कि शायद पूरे देश में हिंदी के किसी भी लेखक से ज्यादा उनकी डिमांड है। हर नया पुराना लेखक उनसे अपनी किताब का लोकार्पण कराना चाहता है। पुस्तक विमोचन के लिए उनकी डिमांड करने वालों में घोर दक्षिणपंथी तरुण विजय से लेकर बाहुबली आनंद मोहन तक शामिल हैं। 87 साल की उम्र में भी उनकी सक्रियता लाजवाब है। शायद ही कोई शाम ऐसी होती होगी जिसमें उनका कोई कार्यक्रम नहीं रहता होगा। नामवर सिंह की ख्याति एक तरफ लोगों को खींचती है, दूसरी तरफ बहुत सारे लोगों में डाह भी पैदा करती है। उन पर सबसे बड़ा इल्जाम यही है कि वो लिखते कम, बोलते ज्यादा हैं। हालांकि पिछले 2 साल में उनकी 8 किताबें छप गई हैं। उनकी प्रमुख कृतियों में आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, छायावाद, कहानी नई कहानी, कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज, वाद विवाद संवाद, आलोचक के मुख से और कहना न होगा शामिल हैं। पृथ्वीराज रासो पर पहला शोध किया, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के दुलारे शिष्य रहे। हिंदी साहित्य के हर काल और हर धारा की रचनाओं के वो एक्सपर्ट हैं। बीएचयू से लेकर जेएनयू तक बेहद लोकप्रिय अध्यापक रहे। नामवर सिंह की खासियत यह है कि वो न सिर्फ हिंदी साहित्य की हलचलों पर बल्कि तमाम भारतीय भाषाओं और यहाँ तक कि दुनिया भर के साहित्य में कहाँ क्या हो रहा है इस पर भी पैनी निगाह रखते हैं। वामपंथी धारा के नामवर सिंह एक बार लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं, वो भी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के खिलाफ। तो क्या मौजूदा माहौल में वो हिंदी लेखकों के राजनीति में उतरने और चुनाव लड़ने का समर्थन करेंगे? साहित्य की सियासत से जुड़े कई सवाल भी उनसे होंगे। और क्या एक दिन बच्चे हिंदी माध्यम से पढ़ना छोड़ देंगे? क्या छोटे छोटे लाभ और लोभ के चक्कर में पड़कर हिंदी के लेखक अपनी भाषा के लिए अपना फर्ज भूल गए? हिंदी कविता को कौन सा कीड़ा लग गया है जिसकी वजह से उसे पाठकों का अकाल पड़ने लगा है? कई ऐसे नुकीले सवाल और कई ऐसे चुटीले सवाल होंगे जिन पर नामवर जी से बात करेंगे मुहामुही पूरे 1 घंटे तक। नामवर जी, सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे यही पूछ लेता हूँ कि क्या आपके मम्मी पापा कोई ज्योतिषी थे जो उन्होंने आपका नाम नामवर रखा और आप सचमुच इतने बड़े नामवर हो गए? मैंने अपनी माँ से जो कहानी सुनी है जी, वो कुछ और भी है। जी, मेरे पिताजी मेरा नाम रखना चाहते थे राम जी। राम जी, जी, लेकिन एक बूढ़ी औरत जो हमारे पड़ोसी थे जी, वो जाने कहाँ से, क्योंकि मैं पहली संतान था, तो आई डोलते डोलते और कहा उसने कि इसका नाम नामवर रखना। और इत्तेफाक से 2 दिन के बाद ही वो मर गई। और जब लोग मुझे राम जी करके पुकारते थे मैं रोने लगता था। तो मेरे पिताजी के किसी के न चाहते हुए उस इलाके में नामवर नाम किसी का था ही नहीं जी। वो नाम मेरे साथ चिपक गया। तो मेरे माँ बाप का रखा हुआ नहीं है जी। एक वो बूढ़ी औरत ने जाने कहाँ से आ गई और नाम रखने के 2 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। ये मैंने अपनी माँ से उसकी कहानी सुनी है जी। और नाम चिपक गया। और हिंदी भाषा में नामवर जी आपके जितने प्रशंसक हैं, मुझे लगता है कि आपसे डाह करने वाले उससे कम नहीं हैं। लोगों को ये आपसे ईर्ष्या होती है, जलन होती है कि हम तो लिखकर भी नामवर नहीं हो पाए और नामवर जी इतने सालों से बोल बोल कर नामवर हो गए हैं। अब चाहे जो कहें जी, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल था कि मैंने बहुत कम लिखा है। जी, जी। इतना कम भी नहीं है। और ये शिकायत होने के बाद, चूँकि मैं बोलता रहा हूँ और भाषण बहुत जगह दिए हैं, जी,
अनेक लेख फुटकर कविताओं में छपे हैं जिनको मैंने इकट्ठा नहीं किया, प्रकाशित नहीं किया। अब लोग बेहोश हो गए हैं। पिछले 2 साल में जी। एक आशीष त्रिपाठी हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जी। प्रोफेसर हैं, उन्होंने 8 पुस्तकें संग्रह करके विभिन्न पत्रिकाओं में और भाषणों का करके, और लगभग समझ लीजिए कि 1000 पन्ने की किताबें आ गई हैं 2 साल में। जी। अब लोगों का मुंह बंद हो गया है, वरना लोग कहते थे कि ये तो वाचिक परंपरा के आदमी हैं, बोलते हैं, लिखते नहीं हैं। 2010 में आपकी 4 किताबें मेरे भी हाथ में आई थी, 4 और आ गई हैं और 4 और आने वाली हैं। जी जी जी। दिल्ली पुस्तक मेला में 4 किताबें मेरी और आ रही हैं। जी जी। मेरा बोला हुआ और विभिन्न पत्रिकाओं में जो लिखा है वो आ रहा है। नहीं, निश्चित रूप से नामवर जी, आपकी सक्रियता और आपका अनुशासन, अगर इन 2 चीज़ों पर गौर करें तो हिंदी भाषा के किसी दूसरे समालोचक में इसकी मिसाल नहीं मिलती है। आलोचना करना आसान होता है, लेकिन वह सक्रियता और वह अनुशासन अपने जीवन में ला पाना एक और बात होती है। लेकिन कभी नामवर जी, जब आलोचनाओं का वह दौर आप झेल रहे थे लगातार, तो कभी आपको लग रहा था कि सचमुच अगर मैं इन दिनों लिखता या लिख रहा होता तो मेरी भूमिका शायद कुछ बेहतर होती, मेरा योगदान कुछ बेहतर होता, सिर्फ बोलने और भाषण देने की तुलना में? देखिए, सवाल बोलने और लिखने का नहीं है। जी जी। मेरा मुख्य कर्म है आलोचना। जी। आलोचना का कोई उद्देश्य होना चाहिए, जी जी। हस्तक्षेप होना चाहिए। और मैं विश्वास करता हूँ, क्योंकि मुझे डिग्री नहीं लेनी है, पुरस्कार नहीं लेना है। लंबे अरसे तक 25-30 साल की मेरी ज़िंदगी अध्यापन की रही है। जी। पढ़ाता रहा हूँ, जो मुश्किल विषय थे, नए विषय थे। जी। इसलिए मैंने समझा कि जो चीज़ ज़रूरी हो न हो हिंदी में, वो चीज़ होनी चाहिए। जी। लोगों को मालूम नहीं है, मैं आलोचना नाम की त्रैमासिक पत्रिका का संपादक अब भी हूँ। जी। और लगभग 50 वर्षों से उसका संपादन मैं कर रहा हूँ। जी। उस आलोचना में मैं लिखता रहा। कई लेखों को बाद में पुस्तकाकार संकलित किया गया, लेकिन मैंने किया नहीं। तो जो लिखा है, क्या लिखा है? जी। हिंदी से पहले अपभ्रंश जो मैं पढ़ाया करता था, पढ़ता था, जी जी। अपभ्रंश से लेकर के आदिकाल के बारे में लिखा है मैंने, मध्यकाल के बारे में लिखा है। आपका पहला शोध भी मेरे ख्याल से पृथ्वीराज रासो पर लिखा है। वहाँ से लेकर के आज तक की जो नई कहानी है, नया उपन्यास है और नई कविता है, इन चीज़ों के बारे में भी लिखता हूँ। तो कम से कम देखें कि कितना विस्तृत क्षेत्र है जो मेरी आलोचना के दायरे में रहा है। आमतौर से लोग भक्ति काल के विशेषज्ञ हैं, उपन्यास के विशेषज्ञ हैं, कोई रीति काल का विशेषज्ञ है। इस तरह समूचा हिंदी साहित्य और अलावा इसके, चूँकि घूमते हुए हिंदी के बहुत थोड़े से लोगों में हूँ। मैंने बंगाल के विश्वविद्यालय में भाषण दिया है तुलनात्मक साहित्य पर। उड़ीसा में उड़ीसा के उपन्यासकारों पर मैंने भाषण दिए हैं, कवियों पर भाषण दिए हैं उड़िया में, गुजराती साहित्य के बारे में, मराठी साहित्य के बारे में, मलयालम के बारे में, कन्नड़ के बारे में, पंजाबी के बारे में। इसलिए मेरी दृष्टि में केवल हिंदी साहित्य नहीं रहा है, बल्कि सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं का है। और सबसे ज़्यादा तो मैंने उर्दू के शायरों पर, उपन्यासकारों पर, कहानीकारों पर, आलोचकों पर मैंने लिखा है, बोला है। तो इसलिए मैं अपने को मैंने हिंदी तक महदूद नहीं रखा है। समस्त भारतीय भाषाओं के पुराने साहित्य, आधुनिक साहित्य के बारे में लिखा है, बोला है, किताबें छपी हैं। अलावा चूँकि मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पढ़ाता था, और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की जो ख्याति है, इतिहास के विद्वान हैं, अर्थशास्त्र के हैं, समाजशास्त्र के हैं, उनके बीच हिंदी को, और सब अंग्रेजी में गिटपिट करने वाले लोग थे। मैंने शुरू किया विभाग, और अंग्रेजी वालों को, दूसरे लोगों को बताया कि हिंदी का मैं लिटरेरी थियरी पढ़ाता था। मैं अमेरिकन, रशियन, जर्मन, फ्रेंच, इटालियन लिटरेरी थियरी और लिटरेरी क्रिटिसिज्म। सोशियोलॉजी के लोग सोशियोलॉजी ऑफ लिटरेचर नहीं पढ़ाते थे। हमारे यहाँ पूरा कोर्स था कि साहित्य का समाजशास्त्र, वो मैं पढ़ाया करता था। नहीं नामवर जी, 2 चीज़ें तो निश्चित रूप से हम भी मानते हैं कि एक तो आप सिर्फ भारतीय भाषाओं के नहीं, आप दुनिया भर की भाषाओं के
साहित्य में जो भी लिखा गया है और लिखा जा रहा है उसके आप इंसाइक्लोपीडिया है। और दूसरी बात मुझे ये लगती है कि आपका बोला हुआ भी जो है वो लिखे हुए से कम तराशा हुआ नहीं है। तो ये दो चीज़ें तो मैं भी मानता हूँ। लेकिन एक बड़ा सवाल इन दिनों उठता जा रहा है। अभी अशोक वाजपेयी ने भी कहा कि हिंदी की आलोचना जो है बहुत बुरे दौर में है। पटना में नंदकिशोर नवल ने कहा कि आलोचना के नाम पर आजकल छोटी छोटी टिप्पणियाँ लिखी जा रही हैं, या राग द्वेष की वजह से या लाभ लोभ की वजह से कुछ पुस्तक समीक्षाएं की जा रही हैं। नामवर जी, क्या सचमुच आपके बाद आलोचना की परंपरा थोड़ी कमज़ोर पड़ती जा रही है? बिल्कुल नहीं जी। हिंदी में कविता, कहानी, उपन्यास में जिस तरह से है जी हमारी हिंदी की आलोचना की परंपरा बड़ी शानदार परंपरा है। जी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसा आलोचक उस दौर में भारतीय भाषाओं में कोई नहीं हुआ था। जी मेरे गुरुदेव आचार्य हृदय प्रसाद द्विवेदी जैसा विद्वान आलोचक जिसने कबीर पर किताब लिखी है जी कोई नहीं है। डॉक्टर रामविलास शर्मा जैसा आलोचक जहाँ हुआ हो। जी मैं तो इन तीन महान आलोचकों के शिष्य के रूप में हूँ। जी अपने बारे में मैं नहीं कह सकता, लेकिन हिंदी आलोचना जी भारतीय भाषाओं में किसी से कम नहीं है। उसकी मौलिक देन है, क्योंकि उसके पास संस्कृत की काव्यशास्त्र की महान परंपरा है। जी एक पाश्चात्य आलोचना से भी उन्होंने लिया है, जी लेकिन हिंदी जाति की अपनी जो विशेषता है, जी जिस साहित्य की रचना बड़ी होती है उसमें आलोचना भी बड़ी होती है। जी एक कबीर, सूर, तुलसी, जी हरिश्चंद्र, जी प्रेमचंद, जी और बाद के कवियों में देखें तो प्रेमचंद के बाद के अमिताभ नागर हैं, भगवत चरण वर्मा हैं, फणीश्वरनाथ रेणु हैं, जो उपन्यासकार हुए हैं, जी जितने बड़े कवि हुए हैं। तो जैसे देखिए तालाब में जैसे जैसे पानी बढ़ता है तो उसके साथ कमल भी बढ़ता है। लेकिन उसी तरह से रचना अगर बड़ी होगी जी। तो साहित्य में आलोचना के भी बड़े होने की संभावनाएं हैं। जी जी तो आप क्या कहना चाहते हैं? आपके बाद कोई उस तरह का बड़ा आलोचक अगर हिंदी में नहीं दिखाई दे रहा है तो उसकी वजह क्या ये है कि हिंदी में अब उतनी बड़ी रचनाएं नहीं हो रही हैं? ऐसा नहीं है। जी हम लोग, क्योंकि आप जिन लोगों का नाम ले रहे हैं वो सब पहले के लोग हैं। सही है, जी सुनिए, जी जी हम लोग ऐसे लोग हैं ना जी कि संस्कृत में मुहावरा है, दूराति पर्वता रम्याः। जी दूर के पहाड़ बड़े खूबसूरत लगते हैं। आदमियों के बारे में भी है। जी आज राम मनोहर लोहिया भी बड़े भारी नेता मालूम होते हैं, जेपी बहुत बड़े लगते हैं, जवाहरलाल नेहरू, पटेल, गांधी की तो बात ही अलग है। उसी तरह से जो लोग अब नहीं हैं, आँख ओट तो पहाड़ ओट, वे लोग बड़े दिखाई पड़ते हैं और वर्तमान जो है वो छोटा मालूम होता है। इसलिए लोग समझते हैं कि अब राष्ट्रीय स्तर पर बड़े बड़े नेता हो गए, जी इस समय कोई नेता नहीं है। तो इसी आधार पर अगर कहना चाहें कि साहित्य में भी यही हाल है, ये तो सही है कि बांग्ला में अब रविंद्रनाथ नहीं होंगे, प्रेमचंद हमारे यहाँ नहीं होंगे, तो उतने बड़े लोग नहीं होंगे। लेकिन कौन जाने कल हमारी पीढ़ी के लोग ही मर जाएं तो अगली पीढ़ी वाले कहें कि आजकल बौने हैं, ऐसे ऐसे लोग हुए थे। कोई आदमी इस देश में मर जाता है तब उसको लोग पहचानते हैं, जब तक जिंदा रहता है तब तक उसको छोटा समझते हैं। जैसे हर आदमी को अपना बेटा चाहे जितना होनहार हो, लेकिन वो छोटा ही लगेगा। लगभग वर्तमान हमेशा छोटा लगता है, जी भविष्य तय करता है कि वो छोटा। तो मतलब उस तरह का शून्य नहीं है जिस तरह प्रचारित किया जाता है, और भविष्य भी सुनहरा है। जी जी नामवर जी, लेकिन ये क्या होता है और क्यों होता है हिंदी में कि कभी कभी रचनाकार से बड़ा उन रचनाओं की आलोचना करने वाला लगने लगता है? लगने लगता है लेकिन होता नहीं। जी जी हम लोग जब हिंदी के बारे में कि आज बड़े लोग नहीं हैं, आलोचक या कहानीकार, उपन्यासकार, कवि, जी तो हिंदी के बाहर दूसरी भाषाओं को भी तो देख लें, वहाँ क्या हाल है। अलावा इसके भारत के बाहर दूसरे देशों में देखें तो दूसरे देशों में साहित्य में कहाँ शेक्सपियर है, जी डिकेंस भी कहाँ है। नेताओं को ही ध्यान रखें तो अब फ्रांस में कहाँ नेपोलियन है, जी रूस में कहाँ लेनिन है, जी चीन में कहाँ माओ है।
तो जब आपके यहाँ राजनीति में बहुत नए लोग पढ़े हुए हैं तो उनसे ज़्यादा साहित्य में बड़े लोग हैं। ये बात आप बहुत मार्के की कह रहे हैं। क्या आपको लगता है कि राजनीति साहित्य को प्रभावित करती है, और जिस दौर में जितने बड़े राजनेता होंगे उतने बड़े साहित्यकार होंगे? क्या आप ये कहना चाहते हैं? संभव है जी। जैसे आज़ादी की लड़ाई के दौरान में जी जब गांधी, नेहरू जैसे, सुभाष बोस जैसे नेता हुए जी तो उसी के समांतर हर भाषा में देखे तो उतने ही कथाकार कवि हुए थे। जी क्योंकि इसका संबंध बुद्धि और चेतना से है। जी। जिस युग में, जिसको अंग्रेजी में ज़ाइटगाइस्ट कहते हैं, युग चेतना, जी जी, ये जर्मन शब्द है। तो जब युग चेतना प्रखर होती है, प्रबल होती है, जी, तो राजनीति में भी नेता बड़े होते हैं, विज्ञान में भी होते हैं, साहित्य में भी होते हैं, संगीत में होते हैं, पेंटिंग में होते हैं। ये लगभग ऐसा है। जी। जब तालाब में पानी बढ़ता है तो जितने पौधे हैं वो भी उसके साथ बढ़ने लगते हैं। और हिंदी में नामवर जी बाबा नागार्जुन ने एक बड़ा अच्छा व्यंग्य लिखा था, कविता थी वो, जो कवियों और आलोचकों के बीच में जो एक चापलूसी का खेल चलता रहता है। अगर कीर्ति का फल चखना है तो आलोचक को खुश रखना है, और आलोचक के लिए भी उन्होंने पलट के कहा कि अगर कीर्ति का फल चखना है तो कवियों को नाते रखना। तो ये क्या होता है? ये तो नोक झोंक है, बाबा ने इस तरह से लिखा। लेकिन आपको नहीं लगता कि हिंदी के कवि और हिंदी के आलोचक बाबा के इस लिखे हुए को अक्षरशः लागू करने में जुट गए इन दिनों? देखिए, कोई आलोचक, स्वाभिमानी आलोचक किसी कवि के को खुश करने के लिए या कवि के अनुरोध पर आलोचना नहीं लिखता। कोई नहीं लिखता। नाथे रखने के लिए तो लिखता है ना, जैसा कि बाबा नागार्जुन ने कहा। खुश करने के लिए आलोचक नहीं लिखता है, नाथे रखने के लिए। और कवि जो है आलोचक को खुश करने के जुगाड़ में रहता है। हाँ, रहते हैं, लोग चाहते हैं कि उनके। जब डॉक्टर नामवर सिंह किसी सभा कक्ष में खड़े होते हैं तो उनके इर्द गिर्द जो है 25-50 कवि और लेखक जो है मंडराने लगते हैं कि नामवर जी की दृष्टि एक बार हमारी तरफ आ जाए। देखिए, ये सच नहीं है। कोई भी आदमी अपनी प्रशंसा सुनना ही चाहता है, चाहे वो कवि हो, कहानीकार हो, उपन्यासकार हो, यहाँ तक कि चाहे आलोचक हो। जी जी। हर आदमी, ये मनुष्य की दुर्बलता है जिसको ह्यूमन वीकनेस कहते हैं। जी जी। लेकिन इसको समझने की जरूरत है, इसका मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं है, हकीकत नहीं है। जी जी। चाहता आदमी, हर आदमी है उसकी चर्चा हो। तो क्या आप नामवर जी ये नहीं मानते कि हिंदी के लेखकों में अच्छा लिखने की भावना तो होती होगी, हर लेखक चाहता होगा कि मैं अच्छा लिखूं, हाँ। लेकिन ये भावना जितनी है उतनी ही ये भावना भी है कि भले मैं अच्छा ना लिखूं लेकिन किसी आलोचक को खुश करके, चापलूसी करके मैं अपने बारे में अच्छी बातें कहलवा लूं, जुगाड़ करके कोई अच्छा पुरस्कार पा लूं। क्या हिंदी के लेखकों में इस तरह की प्रवृत्ति नहीं है? कम है। कम है। स्वाभिमानी लेखक होता है। जी जी। लेखक में स्वाभिमान बड़ी चीज़ है, और सचमुच जो सच्चे लेखक हैं वो इसकी परवाह नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं परवाह करते हैं। ये ज़रूर चाहते हैं जी कि उनकी किताब पढ़ी जाए। मैं दूरदर्शन पर एक कार्यक्रम किया करता हूँ, हर हफ्ते आता है जी। आधे घंटे का, जी। और नई प्रकाशित एक पुस्तक की, कविता की पुस्तक हो, एक दिन होता है और दूसरे दिन कहानी, उपन्यास या नाटक हो, आलोचना की पुस्तक हो, उसकी चर्चा करता हूँ। इस बहाने मैं नई किताबें पढ़ लेता हूँ और ये मुझसे कोई कहता नहीं, मैं खुद किताब चुनता हूँ। जी। कोशिश हमारी रहती है, बहुत बड़ा लेखक कई वर्ष बाद अगर नई किताब उसकी आई है तो उसकी चर्चा करता हूँ जी। और बिल्कुल नवसिखुआ लेखक है, अगर प्रतिभा उसमें है जी तो मैं उसकी किताब की चर्चा करता हूँ। जी। नामवर जी, निश्चित रूप से छोटे की पीठ पर हाथ रखकर प्रोत्साहन देने वाला व्यक्ति ही बड़ा होता है, लेकिन एक बड़ा सवाल मेरे दिमाग में और है कि ये हिंदी की कविता में क्या हो गया है आजकल? कौन सा कीड़ा लग गया है हिंदी की कविता को? न उसको प्रकाशक मिलते हैं, पाठक उसके गायब होते जा रहे हैं सिरे से, और कवि के अंदर लिप्सा छपने की और प्रकाशित होने की इस तरह की है कि वो अपना पैसा लगवा कर किताबें छपवा रहा है। नहीं, ऐसी स्थिति नहीं है। मैं जितना जानता हूँ, प्रकाशकों की संख्या हिंदी में अब इतनी अधिक हो गई है जी
कि कोई भी युवा कवि, इसका पहला कविता संग्रह है जी, ढेर लगा हुआ है, अब प्रकाशित अब कुछ भी नहीं रह सकता, क्योंकि छपाई की जो तकनीक नई विकसित हुई है जी, वो किताब खट से छप जाती है। कहानी की भी है, उपन्यास की भी है, पत्रिकाएं हिंदी में इतनी निकल रही हैं जी, 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 कि कोई कवि कथाकार ये शिकायत नहीं कर सकता कि मैं लिखता हूँ छपती है। पत्रिकाएं तो निकल रही है नामवर जी, लेकिन प्रकाशक आपको लगता है कि हिंदी में कविता की किताबें छापने में इंटरेस्टेड रहते हैं? देखिए, दिल से बोलिए नामवर जी, ये छिपाने की बात नहीं है। नहीं जी, जी, मैं जी, ये नहीं जानता कि छपती है कि नहीं। जी, मैं इतना ही देखता हूँ कि हर महीने जी, दिल्ली में कम से कम मेरे पास 4-5 नई किताबें पहुंच जाती हैं। नहीं, निश्चित रूप से मैं ये मानता हूँ किताबें बहुत सारी छप रही हैं। मेरा सवाल यही था, क्या आपको इस बात का अंदाजा है कि उनमें से कितनी कविता की किताबें कभी अपना पैसा लगाकर छपवाता है? नहीं, इस बात का अंदाजा नहीं है। बिल्कुल ये नहीं है, बिल्कुल तो नहीं। और क्या आपको इस बात का अंदाजा है कि कविता के पाठक पहले की तुलना में कम हुए हैं, या कविता में पाठकों की, आम पाठकों की दिलचस्पी कम हुई है? देखिए, ये ऐसा सवाल है जी, जिसका सर्वेक्षण करके जी, अखबारों को चाहिए कि पता लगाएं। हवाई बात नहीं की जा सकती है। एक ज़माना था जब कवि सम्मेलन बहुत हुआ करते थे, अब कवि सम्मेलन उतने नहीं होते जी, और गलेबाज लोग पढ़ते थे। जी, मुशायरा की परंपरा रही है, अब कम हो गई है। जी, लेकिन एकल काव्य पाठ की एक नई परंपरा चली है जी, दिल्ली में, और मैं तो किताबें लोकार्पण करता हूँ, उसमें देखता हूँ कि इतनी कविता संग्रहों के लोकार्पण मैंने इस बीच किए हैं। जी, पिछले महीने 3 कविता संग्रहों के लोकार्पण किए हैं। जी, जी, तो जब मैंने किए हैं तो कुछ और लोगों ने भी किए होंगे। निश्चित रूप से। इसलिए अब कोई कवि अब प्रकाशित नहीं रह सकता है, ये तय समझिए। ये बात ठीक है, कवि अप्रकाशित नहीं रह सकता है, लेकिन क्या आप यह नहीं मानते हैं कि हिंदी में कविता के स्तर में गिरावट आई है? देखिए, स्तर तो नहीं कहूँगा, जी, किसी ज़माने में जी, कविता लिखना बड़ा आसान है, कहानी लिखना पित्तमार काम है। 20 पृष्ठों की या 10 पन्ने की का गद्य लिखना और 1 पन्ने की कविता लिखने में जितनी मेहनत लगती है, तो कविता लिखना तो बड़ा आसान हो गया है। आप बैठे हुए कविता बन गई, जी, घूमने निकले, कुछ मन में एक रिदम आई और 10 लाइन की कविता हो गई। तो कविता लिखना तो बहुत आसान हो गया है, छंद है नहीं, तुक है नहीं। हमारा इशारा उसी तरफ था ना। हाँ, तो आसान हो गया कविता लिखना। और तो इसलिए कुकुरमुत्ते की तरह कवि पैदा हुआ। हाँ, बिल्कुल सही है। तो जो बहुत गिरावट जैसा दिखाई देता है वह एक भ्रम है। अच्छी कविताएं लिखी जा रही हैं, लेकिन खराब कविताएं इतनी ज्यादा लिखी जा रही हैं, उनमें वो गुम हो जा रही है। आप ये कहना चाहते हैं? हाँ, ये राजेंद्र यादव जैसे कुछ हमारे बीच में साहित्यकार हैं जो कहते हैं कि हिंदी में कवियों को देखते ही गोली मार देनी चाहिए और उनको मारने से पहले गोली के पैसे रखवा लेने चाहिए। राजेंद्र को एक नहीं कहना चाहिए। जी, जी, उन्होंने भी जवानी के दिनों में कविता संग्रह लिखा। अच्छा जी, और फिर नहीं लिखा। हाँ। वो समझते थे कि कविता लिखना बड़ा आसान होता है, जी, 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 कथाकारी रह गए। कई कथाकारों ने कविता के क्षेत्र में कदम उठाया। हवन होर श्याम जोशी, उन्होंने भी कविता के क्षेत्र में टांग अड़ाई थी। खुद आपने भी कविता बनाया था। जयशंकर प्रसाद ने नाटक लिखा, उपन्यास लिखा, कहानी लिखी, कविताएं ज़्यादा लिखी, कवि के रूप में जाने जाते हैं। सभी हुआ है। निराला ने भी गद्य लिखा है, कविताएं भी लिखी हैं। पंत जी ने भी किया है। कवियों ने उपन्यास कहानी लिखा है, लेकिन उपन्यासकारों ने नए लोगों में उदय प्रकाश है जी, जो लिख रहे हैं। और कविता से उन्होंने शुरू किया था। बाद में कविता संग्रह शायद 1 या 2 कोई और हैं, ज़्यादातर उनकी कहानियाँ हैं, उपन्यास है। तो आपको राजेंद्र यादव जी का जो बयान है, ऐसे बयानों पर हंसी आती है या रोना आता है? रोना क्या आएगा, हंसी ही आएगी। राजेंद्र यादव की गोली से मरने के लिए तैयार रहना चाहिए हिंदी के कवियों को? क्या उनका इतना बड़ा गुनाह है? खोखली है गोली, उससे क्या डर है। अच्छा, खोखली है। हिंदी में आजकल एक और ट्रेंड जो है मुझे लगता है कि लोकप्रिय हुआ है। लोग मौलिक साहित्य भी पढ़ रहे हैं, लेकिन मौलिक साहित्य की तुलना में जो दूसरी भाषाओं से अनुदित साहित्य है, अनुवाद किया हुआ साहित्य है, उसको बहुत दिलचस्पी लेकर पढ़ रहे हैं। अनुवाद तो उस किताब का लोग करते हैं जो आमतौर से विश्वविख्यात होती है, विदेशी। जी,
या दूसरी भाषाओं में। न जाने कितने बांग्ला में उपन्यास छपते होंगे, लेकिन जो बहु प्रशंसित है उसको हिंदी में वो एक खबर बनता है तो अनुवाद उसका होता है। यही बात कविता के बारे में है। इसलिए अनुवाद आमतौर से बहु प्रचारित प्रशंसित पुस्तकों के अनुवाद होते हैं। घटिया किताब का अनुवाद कोई क्यों करेगा और क्यों छापेगा, इसलिए वो किताबें अच्छी होती हैं। लेकिन इसका क्या यह इंप्रेशन निकाला जा सकता है कि चूंकि पाठकों को ये लगता है कि जो अनुवाद की हुई किताबें हैं या जो दूसरी भाषा में जो उच्च दर्जे का साहित्य है, उस टक्कर का साहित्य हमारी हिंदी में नहीं लिखा जा रहा है, इसलिए अनुवाद की तरफ मैं एक पहलू आपको और बताऊं। जी जी। निजी जानकारी के आधार पर कह सकता हूँ कि बांग्ला के, कन्नड़ के, मलयालम के, मराठी के, पंजाबी के और उर्दू के भी लेखक चाहते हैं कि उनका हिंदी में अनुवाद हो, क्योंकि उन भाषाओं के अपने पाठक कम हैं। हिंदी बहुत बड़ा बाजार है, इसलिए अन्य भारतीय भाषाओं के लेखक तलाश में रहते हैं कि उनकी किताब का हिंदी में अनुवाद किया जाए। उसमें से बहुत से अच्छे बड़े लेखक हैं, क्योंकि उनका पाठक समुदाय थोड़ा है। पंजाबी में छपने पर कितने लोग पढ़ेंगे, हिंदी में छपते ही 5000 तो मामूली चीज़ है किताब के संस्करण के। 5000 10,000 हो गए। इसलिए अन्य भारतीय भाषाओं के लेखकों की इच्छा होती है, पहले होती थी कि अंग्रेजी में उनका अनुवाद हो, लेकिन अंग्रेजी का बाजार हिंदुस्तान में छोटा है। तो ठीक है नामवर जी, क्या यह एक सिर्फ इसको फिर एक भ्रम ही माना जाए कि हिंदी में उत्कृष्ट कोटि का साहित्य नहीं लिखा जा रहा है जिस तरह से लोग प्रचारित करते हैं आजकल? नहीं, इतना हिंदी का बाजार जो बना है अच्छे हिंदी का कहानियों, उपन्यासों, कविताओं के आधार पर बना है ना। तो फिर भारत से बाहर जो है हिंदी के साहित्य की पहचान क्यों नहीं बन पाती है उस तरह से? है हिंदी की बहुत सारी किताबों का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है, रूसी में हुआ है। कोई बड़ा इंटरनेशनल पुरस्कार नहीं मिलता हिंदी की किताबों को? अब तो पुरस्कार देने वालों पर है ना, कुछ पर मिले हैं, लेकिन जाहिर है कि मांग हमारे यहाँ ज़्यादा है जी, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सी किताबें इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल हैं। लेकिन अब हमारे यहाँ ऐसे लोग हो गए हैं जो जर्मन जानते हैं, रूसी जानते हैं, फ्रेंच जानते हैं जी, इंग्लिश के अलावा जी, और वे सीधे फ्रेंच, जर्मन, रूसी से अनुवाद करते हैं। नामवर जी, ये बातचीत काफ़ी दिलचस्प मोड़ पे है। अभी आपसे ये बातचीत हम जारी रखेंगे, लेकिन अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो नामवर जी से पूछेंगे कुछ और पैने सवाल, तीखे सवाल, नुकीले सवाल, प्रासंगिक सवाल और साथ ही वो चंद सवाल जिनके जवाब हम सिर्फ हाँ या नहीं में लिया करते हैं।